गाइस, दिस इज़ कोमल फ्रॉम स्ट्राइप कोचिंग हब। हमने लास्ट यूनिट में बायोटेक्नोलॉजी के में हमने पढ़ा था कि हम डीएनए को कैसे निकालते हैं और उसमें कैसे वेक्टर की हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, यानी उसे होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे हम अपना डिज़ायर प्रोडक्ट या फिर क्लोनिंग करके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे बेनिफिशियल के लिए वो यूज़ करते हैं। तो आज हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, जो कि उसका नेक्स्ट हमारा चैप्टर है। अब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर्स के बारे में कि एग्रीकल्चर में क्या फ़ायदा हुआ, मेडिसिन लाइन में, और जो ट्रांसजेनिक एनिमल हमने इससे बनाए उससे क्या फ़ायदा हुआ, और एंड में इन सबको डील करने के लिए कि थोड़े एथिकल इश्यूज़ हम पढ़ेंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में आते हैं? कोई भी प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया या फिर एनिमल जिसके जीन में हमने कुछ चेंज करके बनाया है। जैसे कि आपका जो जुगनू होता है उसके अंदर लाइट का जीन है, तो हमने अगर प्लांट लिया तो हमने उसका वो अच्छा वाला लाइट वाला ल्यूमिनेंस वाला जीन निकाला और हमारे प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट में भी बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी आ गई। तो हम उस प्लांट को अब जेनेटिकली मॉडिफाई बोलेंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फिर अब बेनिफिट क्या होते हैं इसकी क्रॉप्स के लिए, किसानों को क्या होता है, फार्मर्स को? तो सबसे पहले है कि हमारे जो ये हमारी जो क्रॉप्स है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है बायोटिक स्ट्रेस से। पहले वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर पाती थी, अब ज़्यादा इजीली कर पाती है। अब पेस्टिसाइड्स वगैरह पे ज़्यादा कम रिलायंस होता है, मतलब कि ज़्यादा पैसे खर्चने नहीं करने पड़ते। जैसे बीटी कॉटन में तो हमने सीधा ही बैसिलस थ्यूरेंजिस को इंट्रोड्यूस करके उसे ऐसा कर दिया कि उसे पे हमने पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाद में आता है कि एक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, जैसे कि क्रॉप हो जाए उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट वगैरह करते वक्त जो नुकसान होता है उसको भी कम करता है, क्योंकि ये ज़्यादा उसकी वो सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। क्या? बायोटेक्नोलॉजी के हम चेंज करके कुछ, जैसे कि अंबानी की बेटी की शादी में जो फ्लावर थे वो सारे जो लगाए थे उन्होंने वो जेनेटिकली मॉडिफाई करके लगाए थे, जो कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुए थे। उनमें 2 चीज़ें डाली थी, आप पढ़ना उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मिनरल यूजेस के लिए एफिशिएंसी बढ़ा देता है। और नेक्स्ट है कि कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू हमें इंट्रोड्यूस करनी है तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि लोगों को बिहार में विटामिन ए की कमी थी, तो हमने क्या किया कि जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है बीटा कैरोटीन, जो कि येलो कलर का होता है, प्रिकर्सर मतलब जो उसे बनाता है विटामिन ए को, वो हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे गोल्डन राइस में। हमारे जो हमने पढ़े थे ना लास्ट स्टेप्स बायोटेक्नोलॉजी में, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कैसे हमने यूज़ किए थे वेक्टर को इंट्रोड्यूस करके, तो वो सब करके हमने गोल्डन राइस बनाए थे, जिससे कि ये प्रॉब्लम कम हो गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हमारे बीटी कॉटन के बारे में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर प्लीज़ फोकस करना, ठीक है, जैसे अपनी गर्लफ्रेंड पे करते हो। बीटी कॉटन इज स्टैंड फॉर बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। अब ये होता क्या है कि हमारा जो कॉटन का प्लांट था ना, उस पर जैसे ही इनमें से कोई इंसेक्ट करता था अटैक, तो वो ख़राब हो जाता था। तो हमने क्या किया कि एक बैक्टीरिया से हमने उसका जीन लिया, क्राई जीन ना, जो क्या करता था कि एक क्राई प्रोटीन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन छोड़ता था, जो कि इन सब के लिए हार्मफुल है। इन सब की जो गट होता है उसमें अल्कलाइन पीएच होता है, तो जैसे कि लेप्टियोट्रेंस, कोलेप्टेंस और डायप्टेंस की बात कर रही हूँ मैं, जो कि बर्ड फॉर्म होते हैं, बीटल्स वगैरह होते हैं ना उनके अंदर। तो वो क्या करता है कि बैक्टीरिया के अंदर जब वो होता है वो टॉक्सिक, तो वो इनएक्टिव होता है, क्योंकि वो उसके गट में अल्कलाइन पीएच नहीं होता, तो वो बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता। बाकी जैसे ये लोग खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, जब इनके मिड गट में जाता है तो अल्कलाइन पीएच में वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उस बैक्टीरिया के मिड गट में वो पोर क्रिएट कर देता है और वो मर जाता है, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा डिटेल में ये लिखा हुआ है मैंने कि हमने क्या किया। पहले ही सोचो ये हमारा प्लांट था, कोई भी आया खा के से चला गया और ये ख़राब हो गया इसकी क्रॉप, या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे अलग अलग तरीके के। तो इसके अलावा हमने एक नया टेक्नोलॉजी निकाला जिसमें हम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के नाम के बैक्टीरिया के नाम से हमने उससे एक जीन लिया। मैंने बताया ना, जो डिज़ायर जीन होते हैं, जो अच्छे जीन होते हैं, वो ले सकते हैं हम। तो उससे हमने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की मदद से हेल्प करवा के उसे इंट्रोड्यूस करवाया हमारे प्लांट में, जिससे क्या होता था, अब जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इस पर अटैक करेगा तो वो पहले जब वो खाएगा तो इंजेस्ट करने के बाद में जैसे ही वो उसके मिडगट में जाएगा तो वहाँ पे उसे अल्कलाइन पीएच में वो जो हमारा जो जीन है, जो जीन क्राई जीन था ना, उससे में क्राई प्रोटीन मिलता है, जीन प्रोटीन बनाते हैं, आपको पता है। तो फिर वो प्रोटीन वो एक्टिवेट हो जाता है,
तो उससे हमारे जो इंसेक्ट की गट है उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और वो स्वेल होके मर जाता है। ये सब लिखा हुआ है, ठीक है इसमें। तो फर्स्ट बीटी क्रॉप्स में हमारे टमाटो, पोटैटो, राइस, कॉर्न और कॉटन के बारे में पढ़ता है। फर्स्ट बीटी क्रॉप कौन सी थी? तो ब्रिंजल थी। और अब जो है हमारे कॉटन के लिए हम उसे यूज़ करते, टमाटो बाकी वेजिटेबल्स के लिए नहीं करते क्योंकि इसके हार्मफुल इफेक्ट देखे गए हैं। बाकी हम ये जो दो चीज़ें हैं, कॉर्न बोरर और कॉटन बॉलवर्म, इनके लिए हम उसके बैक्टीरिया से A1G लेते हैं और इसमें से इनके लिए ये 2G लेते हैं। 2 नाम है तो इसकी 2। तो इसकी मैंने एक ट्रिक देखी थी एक वीडियो में, उसमें ये था कि जैसे अमिताभ बच्चन है 1, अमिताभ बच्चन की जो बेटा है अभिषेक बच्चन, उसकी नेक्स्ट जनरेशन है तो उसको हमने 2 दिया नाम। अमिताभ बच्चन को कॉर्न बोरर बोला और अभिषेक बच्चन की वाइफ का नाम क्या है? ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या ऐश उसकी फर्स्ट वाइफ है तो 1, और उनके कॉटन सी प्यारी सी डोल है। ये मैंने सच में ट्रिक देखी है, ठीक है, मैं नहीं बता रही है, मेरी है, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए तो आपको हेल्पफुल होगी आई थिंक। तो इससे आप याद कर सकते हो और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आए तो आपको मेंशन ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। ये वाला जो टॉपिक है सबसे मेन है, इस पर अच्छे से फोकस करना। जैसे मानो आपको ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वैसे वाला फोकस एक बार दो इस पर, ठीक है। इस मेथड के 3 नाम हैं। इसे mRNA इंटरफेरेंस के नाम से भी जानते हैं, जीन साइलेंसिंग और एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। तीनों के नाम क्यों पड़े वो मैं बताऊंगी। तो देखो, निमेटोड की क्लास होती है जो कि अब फाइलम एस्केलमेंथस से आता है, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या करते हैं, निमेटोड्स अलग अलग टाइप के होते हैं जो प्लांट को हार्म करते हैं, एनिमल्स को हार्म करते हैं, हमें भी करते हैं, जैसे स्कैरीज वगैरह इसी में आते हैं। और जो हमसे वो पैरासाइट होते हैं तो हमसे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ले लेते हैं। अब ये एक स्पेसिफिक नाम है एक निमेटोड का, जो कि टोबैको प्लांट है, उसकी रूट्स को ख़राब करता है, उसमें रूट नॉट डिजीज़ कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट की क्रॉप ख़राब हो जाती है, यील्ड पूरी, तो बहुत नुकसान होता है। उस निमेटोड का नाम क्या है? मेलोडीगाइना इनकॉग्निशिया, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखना है। तो हमने क्या किया कि हमने अब कुछ सोचा कि इसके ना जीन को हम अब ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमने इसे कैसे डील किया इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले ये हमारा ये बैक्टीरिया है प्यारा सा, सॉरी निमेटोड है, मेलोडीगाइना इनकॉग्निशिया, बहुत ज़्यादा हंस रहा है। तो क्यों हंस रहा है ये? इसके पास डीएनए है, एक टेम्पलेट होता है, एक नॉन टेम्पलेट होता है। तो टेम्पलेट से वो सेंस mRNA बनाता है, एक ही बनाता है, ठीक है, दोनों ये नहीं कोड करते। जब आप 6 चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में, अगर दोनों ये बनाए mRNA तो फिर हमारा प्रोटीन नहीं बनता, कॉम्प्लिकेट कर देता है प्रोसेस को वगैरह। और ये तो उस वजह से हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाता है, जो सेंस RNA होता है mRNA, वो प्रोटीन कोड करता है, जो कि इसे जीने के लिए च्यवनप्राश वाली शक्ति देता है, ठीक है, मानो इसके लिए ज़रूरी है। अब किसी तरह से हम क्या करें कि हम इस जीन को इसको डबल स्टैंडर्ड कर दें तो ये साइलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे जीन साइलेंसिंग कहते हैं। और RNA इंटरफेयर कर रहा है ना, इंटरफेरेंस मतलब किसी की चीज़ में घुसना, तो इसलिए mRNA के बीच में हमने इंटरफेयर कर दिया ताकि जो हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, जो हमारा जो नॉर्मली होता है DNA से mRNA को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और mRNA से प्रोटीन बनना इस ट्रांसलेशन। तो हम इस वाले प्रोसेस को रोक देंगे यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड RNA कुछ भी अटैक करके, जिससे कि ये साइलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर ये इसका नॉन टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है ना, वो भी अगर कोड, जैसे कि घर का जो होता है ना इंसान, वही घर वालों को नुकसान अच्छे से पहुंचा सकता है, तो इसी के अंदर है वो। अगर वो नॉन टेम्पलेट से हम कुछ करके उससे हम अपना mRNA प्रोड्यूस करवाए तो वो क्या होगा, एंटीसेंस mRNA होगा। फिर ये दोनों है वो दोनों बाइंड कर जाएंगे, जिससे वजह से ये जो प्रोटीन है ये नहीं बनेगा और ये मर जाएगा। तो हमें ये सब पता था, तो हमने क्या किया, हमारा जो प्लांट था उसके अंदर हमने इसी से लेके एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि प्लांट है तो हम एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियम का यूज़ करते हैं। तो हमने इसी से अलग से लेके जीन, इसका डिजायर जीन यही चाहिए ना हमें ताकि इसे मार सके, तो वो निकाल के हमने इस वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया इस प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें अब ये ट्रांसजेनिक होस्ट है हमारा, होस्ट मतलब जिसके अंदर हम आपका अटैक करता है ना वायरस, पैरासाइट वगैरह कुछ भी,
तो इसमें क्या किया हमने, हाँ, अब जो इसमें जो डीएनए हमने टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट दोनों बना दिया, तो इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। टेम्पलेट किसको कोड करेगा, सेंस को, और जो नॉन टेम्पलेट होगा वो एंटी सेंस को। तो हु विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस करके बहुत बार नेट में क्वेश्चन आया है, या फिर आप ये लिख भी सकते हैं आपके बोर्ड में, या फिर आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो याद रखना डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि ये जब जैसे ही होगा तो ये एमआरएनए वगैरह नहीं बनना पड़ेगा। तो आपको मैं समझाती हूँ, जैसे कि इस बैक्टीरिया ने इसे खाया, ये इसके अंदर गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस एंटी सेंस को इसके बैक्टीरिया के कुछ एंजाइम होते हैं उसके अंदर जो इसके गट के होते हैं, तो वो इसे ब्रेक कर देंगे एंजाइम, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया। तो इससे क्या होगा, इसके छोटे छोटे पीसेस इसकी बॉडी में घूमने लग जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो फिर अब जो नॉर्मल क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया तो इतना पागल है नहीं कि वो खुद ही से अपने आप को मारने के लिए एंटीसेंस आरएनए बना ले। तो वो क्या करता है कि नॉर्मल उसकी बॉडी में तो हमारा सेंस आरएनए बनता है, तो वो सेंस आरएनए यहाँ से बन गया, बट हमने जो बाकी बनाया है उसकी बॉडी, तो जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें एंटीसेंस आरएनए, वो क्या करेगा, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े इसके बैक्टीरिया ने कर दिए थे ना, वो यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी वो जो मेन प्रोटीन था जो उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए था वो नहीं बन पाएगा और ये मर जाएगा। तो क्या हुआ था, डीएस आरएनए को इनिशिएट किया। तो अब क्या होगा, आरएनए जो आई इंटरफेरेंस का हो गया उसका, जिसकी वजह से साइलेंस होगी हमारी एमआरएनए का प्रोटीन, तो इसे साइलेंसिंग भी कहते हैं। और एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि एंटीसेंस जो हमने वो यूज़ किया है उसे साइलेंस करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट में मेंशन करो, आई विल एक्सप्लेन। तो आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो एमआरएनए ना उसे डबल स्टैंडर्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन को कोड नहीं कर पाता। एक और इसके एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर टमाटो। इसमें क्या होता था कि जैसे पहले के टमाटर आप देखोगे ना, उसकी लेयर बहुत पतली होती थी, वो 3-4 दिन में डिग्रेड हो जाता था सब्जी वाले के बाद। आजकल वालों की थोड़ी थिक होती है। तो वो क्या था, पहले हमारे टमाटर के अंदर ही कुछ ऐसा जीन था जो कि खुद की उसकी बाहर की लेयर को डाइजेस्ट करता था। तो हमने क्या किया, बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया एक, और उस वाले जीन को इंटरफेयर करके हमने उसकी साइलेंसिंग करा दी, जिसकी वजह से वो प्रोटीन है, वो जो एंजाइम है जो उसे डिग्रेड करता था, वो अब प्रोड्यूस नहीं होगा। वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारे जो टमाटो की सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो गई है। तो ऐसे आरएनए इंटरफेरेंस का हम अलग अलग जगहों पर यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ आजकल क्या होता है, आजकल अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों को जो इंसुलिन की वजह से शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी कमी से, तो हमारे जो डायबिटीज़ हो जाती है उसके लिए हम इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन का, आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से रिलीज़ होता है, इंसुलिन आपके पेनक्रियास से होता है, जिसके और भी काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। तो फिर क्या होता था कि जैसे ही पहले के लोग क्या करते थे, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती थी तो हम बाकी की जो एनिमल्स होते थे ना उनको आराम से मारते थे, हमें क्या जा रहा है ना, उनके पे जैसे कि पिग्स कैटल वगैरह के, उनके मार के उनके पेनक्रियास से हम हमारा डिज़ायर जो ये है इंसुलिन वो निकालते थे और हमारे ह्यूमंस की बॉडी में इंजेक्ट करते थे। बट हमें उनकी प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी जान जा रही, क्योंकि हम तो ह्यूमंस हैं, हम ऐसे ही हैं। हमें आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे स्पीशीज़ पे भी ध्यान दो, कैसे भी हो हम थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे, प्यार से रहिए उनके साथ। अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कुछ कर, अगर आप फ्यूचर में कुछ कर सके तो बहुत अच्छा होगा करना, ठीक है। और इसकी लिमिटेशन क्या थी, हमें इससे प्रॉब्लम ये थी कि हम जब उनका यूज़ करते थे तो एलर्जी हो जाती थी, है ना, हमारी बॉडी को। तो इसलिए ह्यूमंस को पसंद नहीं आया, भाई एलर्जी कैसे हो गई हमें कुछ ना होना चाहिए, बाकी के एनिमल्स को कुछ भी हो। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम पहला काम क्या होता है, डिज़ायर्ड जीन को निकालना। कहाँ से निकालेंगे, अब ह्यूमन की पेनक्रियास से निकालेंगे। ह्यूमन की पेनक्रियास के बीटा सेल्स होते हैं जो कि इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। तो बाद में वहाँ से निकालने के बाद में हम उसे इंट्रोड्यूस कर देंगे बैक्टीरिया किसी होस्ट में, उसे हमारी फैक्ट्री की तरह यूज़ करेंगे। बैक्टीरिया इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, और लार्ज अमाउंट इंसुलिन की बन जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं आपको पता ही है कि हमने लिया डिज़ायर प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से सब करके हम लार्ज अमाउंट में बायो रिएक्टर की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमारा ये जो
इंसुलिन का जो ये जीन है वो ऐसे ही नहीं होता हमारी बॉडी में, वो इंसुलिन की मैच्योर फॉर्म में पहले मिलता है, उसके बाद में हमारी बॉडी से मैच्योर फॉर्म में बनाती है, ठीक है। क्योंकि हम अगर एक्सट्रैक्ट करेंगे पैनक्रियास की बीटा सेल से तो हम प्रो इंसुलिन को कर सकते हैं, वो इंसुलिन हमारे बाद में वो अपने जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तब वो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, तो बॉडी खुद करती है। तो हम प्रो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो इमेच्योर है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, अब देखो ये ए एंड बी चेन है वो हमारे काम की है, सी हमारे काम की नहीं है, सी एक पेप्टाइड की चेन है और इससे हमें हटाना है। और ये जो ए एंड बी उसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है, डायग्राम। और हमें क्या प्रो इंसुलिन में क्या होता है, ये चेन होती है और हम अगर इसे हटा दें तो ये मैच्योर इंसुलिन बन जाता है, फिर हमारे ही काम करता है। यही प्रॉब्लम थी कि हम इसे मैच्योर में कैसे बनाए, तो एक अमेरिकन कंपनी थी उसने इसे डील किया, इली लिली नाम का कंपनी थी, 1983 में उसने क्या किया, जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी ना वही यूज़ किया, ए और बी को अलग अलग प्रोड्यूस कर लिया। जैसे हम ए को हमारे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से करवा सकते हैं ना, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हमने डिज़ायर ये इधर से ए चेन ली और डिज़ायर जीन ये हो गई हमारी, उसके बाद में हमारे सुटेबल वेक्टर का यूज़ किया जो कि प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया का यूज़ किया, उसमें अलग से हमारा ए चेन की पेप्टाइड निकाली, बी की करी, उसके बाद में हमने इन दोनों को लिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से, दोनों को फिर ए बी चेन बना दी हमने, ठीक है, ये उसने किया था। वैसे इसने डील की थी, इसके बारे में आपको ये याद रहना चाहिए किस कंपनी ने की थी और इसमें हम क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, ये सब, ठीक है। वैसे तो इसमें ज़्यादा ये क्वेश्चन ना नीट में आता है, आपके बोर्ड्स में ये कम मार्क्स में आ सकता है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है, बट देखने में क्या आ जाता है आपका मतलब है आएगा यार, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना कि आपका बीटिक जो आरएनए इंटरफेरेंस का था ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो आ जाता है लिखने के लिए। एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक आता है जीन थेरेपी का। जीन थेरेपी से आपको समझ में आया ना कि कोई डिफेक्टिव जीन होगी, हम जैसे कि हम देते हैं ना अलग अलग मेडिकल थेरेपी देते हैं, और जो हड्डी वड्डी टूट जाती है उससे अलग थेरेपी देते हैं। तो ये जीन थेरेपी में क्या है, जीन कोई ख़राब हो गया डिफेक्टिव, उससे एक्सचेंज करके नॉर्मल जीन डाल दिए तो वो जीन थेरेपी हो गई। तो जो सबसे पहली जीन थेरेपी थी वो एक 4 साल की बच्ची को दी गई थी 1990 में, जो थी उसको क्या था, उसे एडी की डेफिशिएंसी थी, एडी इज़ एडिनोसिन डीएमाइनेज, जो कि इम्यूनिटी की रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उस बच्चे की इतनी इम्यूनिटी कम होती है कि अगर उससे हम वो नॉर्मल कंडीशन में रहे ना जैसे हम रहते हैं, तो वो नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह के इन्फेक्शन से मर जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है ये। और अब इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते। बोन मैरो क्या होती है, आपकी जो बैक साइड में एक हड्डी होती है जिसमें से रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो दो उसमें होती हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल होती है, जितने भी आपके जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह जो बनते हैं ना मैच्योर होते हैं, वो वहीं से होते हैं। तो वहाँ पे हम डिफेक्टिव बोन जो आपकी नॉर्मल बोन मैरो है उसमें से थोड़े से लिए, जैसे उसके भाई बहन की में से ले सकते हैं और इंट्रोड्यूस करवा दिए उसकी बॉडी में, ये हो सकता है। बट ये मेथड भी क्यूरेबल नहीं है क्योंकि बार बार में थोड़े टाइम बाद में उसे दोबारा करवाना पड़ेगा। या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में या फिर एंजाइम डेफिशिएंसी में क्या करते हैं हम इसमें कि किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उसे इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि इसमें एडीए की डेफिशिएंसी थी बच्चे में, तो हमने एडीए के एंजाइम का इंजेक्शन दे दिया, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं वैसे। थर्ड था कि लिम्फोसाइट कल्चर, ये सबसे अच्छा था। लिम्फोसाइट ना क्या होता है अपना यहाँ से पढ़ लेना अच्छे से, मैंने इसमें पूरा डिटेल में दे रखा है। हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट, इसमें इओसिनोफिल बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स आते हैं, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट लिम्फोसाइट आते हैं। हम लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इसे थोड़ा सा देख लेना, आपको क्या क्या मतलब नीट वाले हो तो देख लेना, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि 8 चैप्टर में वैसे आता है, हम कंफ्यूज रहते हैं तो आपको मैं बता रही हूँ, देख लेना एक बार, ठीक है। मेन चीज़ यही है कि इनका फंक्शन याद रखना। इनोसिनोफिल क्या होते हैं, तब काम करते हैं जब कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जैसे एस्केरिस वगैरह। बेसोफिल जब कोई इन्फ्लेमेटरी हो जाती है ना, सूजन वगैरह, तब वो मास्ट सेल इसमें रिलीज होते हैं, वो आता है। ये फैगोसाइटिक होता है, मतलब कि मारने वाला होता है। मोनोसाइट क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी में, जो मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 8 में बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक है। लिम्फोसाइट बीओटी होते हैं, जो कि हमें अलग अलग तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल या फिर सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी के रूप
रूप में, या फिर हेल्पर वगैरह जो कि मेमोरी आपकी याद रखते हैं ना डिजीज़ की दोबारा ना हो। तो हमारा जो लिम्फोसाइट है वो थोड़ा ठीक मेथड है। तो हम क्या करते थे कि पहले हमारे जो पेशेंट है उसके डिफेक्टिव लिम्फोसाइट लिया, अब उसमें हमने जो हमारा रिकॉम्बिनेंट रेट्रोवायरस है, हम एनिमल्स है तो रेट्रोवायरस की हेल्प से हमने हमारा डिज़ायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करवाया एडीए का, ठीक है, क्योंकि एडीए डेफिशिएंसी थी तो एडीए का जीन या उनमें इंट्रोड्यूस करवाया। उससे क्या हुआ, हम रिकॉम्बिनेंट, अब वो जैसे कि रेट्रोवायरस वगैरह यूज़ करके रिकॉम्बिनेंट अब हमारे लिम्फोसाइट्स बन गए। अब जो रिकॉम्बिनेंट लिम्फोसाइट्स है उसको हमने पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है, रेट्रोवायरस की हेल्प से, ठीक। तो उससे क्या होगा, अब हमारे जो पेशेंट है अब वो उसमें जैसे कोई इम्यूनिटी आएगी, मतलब कोई वायरस अटैक करेगा तो उसके पास इम्यूनिटी है, अब उसके पास लड़ने की इम्यूनिटी है, एज उसके पास एडीए का जीन है जो कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। बट लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल, वो मर जाएंगे जल्दी, तो इसलिए वो ये भी कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं होता। एक एनसीईआरटी में लाइन है, अगर हमें परमानेंटली क्योर करना है तो अगर हम इस वाले मेथड को, लिम्फोसाइट वाले को, उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में करें, जब बच्चा पेट में होता है, एम्ब्रियो होता है, तब करें, तब ठीक हो सकता है परमानेंटली, ओके। अब हम मोलिकुलर डायग्नोस पढ़ने वाले हैं। तो पहले डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, दो तरीके से होते थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। पहले जो जैसे नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह होते थे वो क्या होते थे, पहले हम जब से करते थे तो आपकी मान लो आपकी बैक्टीरिया में थोड़ा, आपकी बॉडी में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, अब बाद में टेस्ट किया तो वो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि जब तक पता लगेगा तब तक तो आपकी बॉडी में और इन्फेक्शन फैल जाता है अच्छे से, तो इसलिए पैथोजन ज़्यादा ही मल्टीप्लाई कर जाता है, तो वो ख़राब था। बट आजकल मॉडर्न में नई टेक्नोलॉजी आ रही, जैसे कि अब कोविड के टेस्ट के लिए भी हम पीसीआर का यूज़ करते हैं, लाइजा एंड प्रोब्स और ये चीज़ें। बट पीसीआर अच्छी है कि थोड़ा सा भी अगर उस बैक्टीरिया का हमारे पास जीनोम हो हमारी बॉडी में तो उससे बहुत एम्पलीफाई कर देते हैं। आधे घंटे में क्या करती है, 1 बिलियन कॉपीज़ बनाती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा। इसमें हम क्या करते थे, हमारा ब्लड लिया, उसमें मानो बैक्टीरिया या फिर आपका कोविड का वायरस है, थोड़ा सा उसका अभी थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ ही है, तो हमने इसको क्या किया, पीसीआर की मदद से एक भी आधे घंटे में इतने टाइम की कॉपीज़ बन गई, अब वो है इतने ज़्यादा नंबर इसके मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये है वायरस। तो ये इसलिए अच्छा ये टेक्निक है एड्स के लिए, कैंसर के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए, और फास्ट भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एंजाइमलिक इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, जिससे लाइजा भी बोलते हैं। ये एचआईवी इन्फेक्शन के लिए नॉर्मली यूज़ होती है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, क्योंकि कोई बाहर से एंटीजन आया, एंटीजन हमारे सेल के ऊपर खुद से होता है, जैसे कि ये हमारा आरबीसी है तो उसके पास भी आपके अगर बी पॉजिटिव होते हैं तो हमारे पास मतलब कि एंटीजन है, तो सबके एंटीजन अलग होते हैं, ठीक है, तो वायरस का अलग है। अब अगर एंटीजन आया है तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में ब्लड लेके कि एंटीबॉडी क्या रिलीज़ हुई है। अगर एंटीबॉडी आई है मतलब कि एंटीजन है, तभी तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में होगी, या फिर अगर एंटीबॉडी है तो एंटीजन होगा, समझ गए। या तो हम ये डिटेक्ट करेंगे उस सैंपल में कि एंटीजन है तो फिर एंटीबॉडी होगी, या फिर एंटीबॉडी है तो एंटीजन होगा, ये इसमें होता है, लिंक्ड है ना दोनों एक दूसरे से, इसलिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रोब का यूज़ करना। प्रोब में क्या होता है कि एंटीजन होती है, एंटीबॉडी होती है, इसमें हम लेते हैं कल्चर करते हैं प्लेट में, जब हम दोनों को करते हैं साथ में तो इसमें अलग कलर चेंज हो जाता है जो कि डिटेक्ट करता है कि हाँ कोई इन्फेक्शन है। ये आपको इतना ही जानना है, इसमें इतना ज़्यादा लिंक नहीं है, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जैसे कि हम उसके डीएनए आरएनए को ऑल्टर करके बनाते हैं, उन्हें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। अब उनका यूज़ क्या होता है, सबसे पहले कि हम ना ट्रांसजेनिक एनिमल जो 95% हम जो यूज़ करते हैं वो सारे रेड होते हैं, है ना, और उनके बेनिफिट बहुत सारे हैं यार। सबसे पहले कि देखो आपके बॉडी में ना मानो कि आपके एक जीन है जो कि मानो इंसुलिन को कोड कर रहा है, आपको ये नहीं पता इंसुलिन का बॉडी में फंक्शन क्या है, तो हमने उसके जीन की साइलेंसिंग कर दी, उसके बाद में उसकी बॉडी पे जो भी इफेक्ट हुआ उससे हमें पता चल गया अच्छा इसको तो डायबिटीज़ हो गई, मतलब कि ये इंसुलिन के लिए थी जीन, ठीक है, ऐसे हमें पता चल जाता है। ये थोड़ा सा देख लेना कट रहा है तो, या फिर उन जीन की स्टडी करना जो कि आपके डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कोई आपकी जीन है जो कि किसी चीज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है तो उसके इफ़ेक्ट को
तो वो सब स्टडी करना उस जीन के बारे में, ठीक है। कोई भी जैसे मानो उसको कैंसर है तो वो ये पर्टिकुलर जीन क्या कर रही है, उसको इंक्रीज़ कर रही है कैंसर के इफेक्ट को या कम कर रही है, वो सब पढ़ना। और बाद में आता है आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, एक लंग कंडीशन है जिसमें कि ब्रीथिंग लेने में बंदे को प्रॉब्लम होने लग जाती है, तो ये यूज़ करते हैं हम इसको ट्रीट करने के लिए क्या। और एक ये हमने बनाई था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और एक 1997 में क्या हुआ था, एक फर्स्ट काऊ बनाई थी। कई बार क्वेश्चन में नीट में यहाँ पे ना बफलो रख देंगे तो जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से रीड करना। बाकी इसके नीट के क्वेश्चंस बहुत इजी है, अच्छे से लगा के देख लेना। और आपके बोर्ड्स में आपको नॉर्मली ये देख के जाना, इतना देख लोगे ना आप, ये पॉइंट्स में मैंने लिखे हैं, उसके बाद में आपको खुद बना के लिखना है। तो वो ट्रांसजेनिक काऊ थी फर्स्ट, जिसका नाम था रोजी। वो क्या करती है, वो जो मिल्क प्रोड्यूस करती है उसके अंदर 2.4 यानी 2.4 ग्राम पर लीटर में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है अल्फा लैक्टोम्यूमिन, जो कि नॉर्मल जो हमारी काऊ होती है उसके मिल्क से कई ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिटिव वैल्यू का इसका मिल्क होता है। फोर्थ क्या करते हैं हमने कोई वैक्सीन की सेफ्टी करने मतलब टेस्टिंग करनी है कि क्या ये काम करती है या नहीं करती, तो चूहे को पकड़ा या लो भाई उसको करके देख लिया। ह्यूमन को तो हम नहीं करेंगे ना, इसलिए जैसे पोलियो वैक्सीन, कोविड वैक्सीन के लिए आप मान सकते हो, हमारे लिए बाकी के एनिमल्स कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल सेफ्टी टेस्ट। केमिकल्स जैसे कि चलो माना आपने लैब में कोई मेकअप प्रोडक्ट बनाया, लिपस्टिक वगैरह लगाई, हमें नहीं पता कि क्या इफेक्ट है, लो उसको चूहे को लगा के देख ली, अच्छा इसकी बॉडी पे ये आ रहा है, अच्छा ये काम की नहीं है, नहीं हुआ तो काम की है। अब यार देखो, अब हम इंसान हैं, ऐसे इतने सारे जानवर वगैरह, तो हम क्या करेंगे, कई बार बर्ड्स का जीन निकाल के ह्यूमन में इंजेक्ट करके देखेंगे कि चलो अब बर्ड्स के ऊपर उड़ने की उनके पास आ जाए, शक्ति आ जाए। तो ये सब इसमें ऐसा ना करें हम ह्यूमंस, तो इसलिए एथिकल इश्यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एथिकल कुछ वैल्यू होती है। तो इनको सबको जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है, जो इनको कंट्रोल करता है वो GEAC होती है, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कम्युनिटी है, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज है, जो कि वैलिडिटी या सेफ्टी GM ऑर्गेनिज्म पब्लिक सेफ्टी के लिए अपलोड करती है। जैसे कि माना कि कोई स्नेक का लिया, उसे ह्यूमन में डाल दिया, तो मानो वो ऐसा बन गया वैम्पायर, ऐसा कुछ भी रिजल्ट आ सकता, हमें नहीं पता। इसलिए ये सब डील करने के लिए हमारे कम्युनिटी है, हमारे पास ये नाम आप फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है। बहुत बार आई है नीट में तो, और बोर्ड्स में भी पूछ लेंगे आप किससे। में यहाँ पे ये दिखा रखा है कि जो जितने भी अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है सॉरी, उनके यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हम डेवलपिंग कंट्री है, तो जितनी भी बाकी की जो डेवलप हो चुकी है वो कंट्री क्या करती है, आई यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखा कि चलो ये तो बासमती राइस है, हमारा पेटेंट होते हैं कि वो अब पेटेंट करवा लेती है उसके ऊपर। पेटेंट मतलब कि अब वो बोल देती है हमारे यहाँ का देश का सामान है, आप अब दूसरा देश इसे यूज़ नहीं कर सकता जब तक हमसे परमिशन ना ले। अब तो चलो वो उन्होंने वापस ले लिया था पेटेंट जो उन्होंने बासमती राइस का करवाया था, बट ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे उन्होंने कई बार राइस की करवा रखी है, और जो टर्मरिक वगैरह, जो तुलसी, जो हमारी देसी चीज़ें होती है ना, इनकी भी करवा लेती है। तो ये ऐसे ये मैंने यहाँ पे लिख रखा, आपको शायद दिख रही हो, सर्वल कंपनीज बैंक जो भी बायो राइट्स ले लेती है खुद के, जिसकी वजह से अब जो दूसरी जो चीज़ आपकी कंट्री होगी वो उनकी परमिशन के बिना यूज़ ना कर पाए, ऐसे कर लेती हैं। तो ये डेटा आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे तो बोर्ड्स में नहीं आएगा, बट एक बार देख लेना क्या जाता आपका। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बायोपायरेसी होती है कि किसी हमने क्या किया, चलो यहाँ से USA से कोई आया, अब यहाँ पे हमारी बिना मर्जी से यहाँ के लोगों से पूछ के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहा है, और ना ही उनको कुछ पे कर रहा है उसके बदले में, तो बायोपायरेसी में आते हैं। तो बस इसी में यही आते हैं, ये टॉपिक में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस, ठीक है। आपको इनकी दो की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी की। बाकी इस चैप्टर में इतना ही था। ये हाफ के हार में आपका ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट था ये मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल अपलोड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ इसे शेयर करना जितना हो सके, एंड आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज़।
अगर आपको ना एटलीस्ट ये वीडियो ना पसंद आए ना तो नोट्स तो देख लेना यार आप मेरा डिस्क्रिप्शन से, ठीक है? अपने फ्रेंड्स को एक बार शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।